गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है वाइट बोर्ड के ऊपर, कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है दोस्तों ये? इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोग फलन। क्या बोलते हैं? उपभोग फलन। ठीक है, उपभोग फलन को जानने से पहले हमारे को क्या करना है? उपभोग के बारे में जानना पड़ेगा। और उपभोग के बारे में जानने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर केंज ने बोली है। क्या बात बोली है? केंज ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का टोटल होती है, और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। आई बात समझ में? उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कंजम्पशन की। कंजम्पशन क्या होता है? यानी हमारे देश के अंदर जितने लोग हैं वो लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट की सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पर जो पैसा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम टोटल कंजम्पशन बोलते हैं। एक बार दोबारा सुनिए कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए डायरेक्टली बाज़ार में उपस्थित जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं दोस्तों। क्लियर? कंजम्पशन दोस्तों, कंजम्पशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहला इनकम, दूसरा अगर बात करें तो क्या लिखा है मैंने? इनकम के ऊपर कंजम्पशन पर किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा? इनकम का पड़ेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का पड़ेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट का पड़ेगा जिसको रुचि बोलते हैं, उसके बाद में हैबिट का पड़ेगा। ठीक है ना, कि आय का संबंधित वस्तु और सेवाओं की जो प्राइस होती है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कंजम्पशन के ऊपर। रुचि का भी इफेक्ट पड़ेगा, हैबिट का भी इफेक्ट पड़ेगा कि किसी इंसान की हैबिट क्या है, वो हैबिट के हिसाब से ही कंजम्पशन करेगा। उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है उसी के अकॉर्डिंग वो कंजम्पशन करेगा। और वस्तुओं की हम जब कंजम्पशन करते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? चीज़ का प्राइस देखते हैं। कोई मान लो मैगी का पैकेट उठा लिया, मैगी का प्राइस तो चलो सबको पता ही होता है, लेकिन मान लो किसी ऐसी चीज़, बिस्किट लेने गए हम, बिस्किट का हमारे को कोई नया ब्रांड उसने दिखा दिया, और हम क्या करेंगे? फिर उस पैकेट को पकड़ के क्या है, चेक करेंगे चारों तरफ से कि इसके ऊपर MRP कितना लिखा हुआ है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस होती है वो भी कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो हम जो है मिडिल फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, और हमारे को 200 रुपये का पैकेट दे दिया एक बिस्कुट का हाथ में, तो हम क्या करेंगे? क्या उसको लेंगे? हम नहीं लेंगे ना। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? बाज़ार के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो प्राइस है उसके ऊपर हमारा कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे किसी चीज़ को खरीदने की आदत है तो वो कंजम्पशन को बढ़ा देगी। ठीक है, चाहे प्राइस उसकी कुछ भी हो। उसके अलावा इनकम, कि हमारी इनकम कितनी है, इनकम के हिसाब से ही हम जो कंजम्पशन है वो करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन केंज ने क्या कहा है कि कंजम्पशन को मेनली जो भी फैक्टर इफेक्ट करता है ना वो क्या होता है? इनकम होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। और उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन क्या हुआ कि कंजम्पशन और इनकम के जो रिलेशन को शो करे वो क्या होता है? वो होता है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, हमारी आय कितनी है, हमारा कंजम्पशन कितना है, उन दोनों चीज़ों के रिलेशन को जो शो करे वो क्या होता है? कंजम्पशन
फंक्शन होता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है दोस्तों, ये होती है उपभोग प्रवृत्ति, यानी उपभोग करने का हमारा ट्रेंड क्या है, हम किस तरीके से उपभोग करते हैं। यानी ये एक ऐसा शेड्यूल होता है, एक ऐसा शेड्यूल होता है, एक ऐसी तालिका होती है, एक ऐसी टेबल बोल सकते हैं जिसको, एक ऐसी सूची बोल सकते हैं, अनुसूची बोल सकते हैं, है ना। इस तरह की एक टेबल होती है। उस टेबल के अंदर इनकम के डिफरेंट लेवल के ऊपर कंजम्पशन का डिफरेंट लेवल जब शो किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इनकम कंजम्पशन, ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ये हमारी इनकम है, बढ़ती जा रही है। ये जो टेबल मैंने बनाई है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, यानी इनकम के डिफरेंट लेवल है ना। अगर इनको क्लास में डिवाइड करें तो ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 लेवल बन गए ना इनकम के। इन 4 इनकम के लेवल पर कंजम्पशन के भी 4 लेवल बन गए अलग अलग। इनकम इतनी थी तो कंजम्पशन इतना, इतनी इनकम हुई इतना कंजम्पशन, इतनी इनकम इतना कंजम्पशन। ये क्या होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर। अब इसका डायग्राम देखते हैं दोस्तों, एक जो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो डायग्राम मैं अब यहाँ बढ़ाऊंगा वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के अंदर भी यूज होगा, सेम डायग्राम होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखते हैं उसको। यहां पर मैंने ले लिया दोस्तों कंजम्पशन एंड सेविंग को। यहाँ पर हमने ले लिया दोस्तों किसको, इनकम को। ओ वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया, कंजम्पशन को। ओ एक्स अक्ष के ऊपर मैंने क्या लिया, इनकम को ले लिया। ये होती है दोस्तों एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको क्या बोलते हैं, 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि कंजम्पशन और इनकम दोनों इस लाइन के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। इस लाइन का कोई भी पॉइंट चूज करिए, इस लाइन के ऊपर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल लेवल होता है दोनों का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कंजम्पशन की। ये बना दिया मैंने कंजम्पशन कर्व, ठीक है। कंजम्पशन कर्व बना दिया। अब क्या बनाना होगा,
यहाँ पर इसको नाम दे दिया मैंने वाई, ठीक है। ओ वाई इनकम है हमारी, तो कंजम्पशन हम इतना कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं ई, नाम दे दिया हमने। वाई ई तक कंजम्पशन करते हैं हम, जब क्या है हमारी इनकम क्या है, ओ वाई है। समझ गए बात। अब दोस्तों देखिए सेविंग की बात करेंगे, ठीक है, सेविंग की। ठीक है, वही बात क्लियर, ये सेविंग होगी भी हमारी। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें देखना है इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। पहले वाई एक्सिस पर बता दिया, एक्स एक्सिस पर बता दिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जब इनकम का लेवल ओ वाई है तो कंजम्पशन कितना है, वाई से लेकर ई तक है, ठीक है। जब हमारी इनकम जीरो होती है दोस्तों, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी कंजम्पशन क्या होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्या होता है वो देखिए, ये ए एस जो लाइन है ना, ये इनकम लाइन होती है हमारी, समझ आई बात। इसको राष्ट्रीय आय लाइन भी बोलते हैं, आय रेखा बोलते हैं इसको, या आय कर्व बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन कितना था, ओ से सी तक था। तो ये वाला पार्ट दोस्तों क्या शो करता है, ये वाला पार्ट हमारे को क्या शो करता है कि इस सी से लेकर ई तक और ओ से लेकर ई तक ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल क्या शो करेगा, ये शो करेगा दोस्तों कि कंजम्पशन हमारा जो है वो ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से या हमारी इनकम से, हमारी इनकम से। यहाँ पर कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इनकम हमारी जीरो है, इनकम जीरो है, इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है ना, कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, सेविंग भी बढ़ रही है। लेकिन जब हमारी इनकम जीरो होती है, यानी कि ओ वाई लेवल से पहले हमारी इनकम जीरो थी, कुछ नहीं थी, हम उधार लेके खर्च कर रहे थे या हमारी पिछली बचतों में से खर्च कर रहे थे, चीज़ों को तो खरीद रहे थे, हमने कोई रोटी खाना बंद नहीं कर दिया था जब हमारे पास इनकम नहीं थी। कोई करता है क्या, जिसके पास एक भी पैसा ना हो वो भी भूखा नहीं सोता, ठीक है ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है, ठीक है ना। देखिए तो ओ से लेकर एस तक जो है, या मैं कहूँ एस से लेकर वाई तक जो है सेविंग बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल है ये क्या शो करता है, ये जो लेवल है ये शो करता है दोस्तों किसको, नेगेटिव सेविंग को शो करता है। यानी कि इतना पैसा हमने कहीं से उधार ले लिया भाई, उधार लेके हमने ये कंजम्पशन का काम पूरा किया है। इस वाई लेवल के बाद में दोस्तों जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इस ई पॉइंट के बाद में जब हमारी इनकम बढ़ती है तो ये वाला जो गैप है ना दोस्तों, ये क्या बताता है हमारे को, ये बताता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई है किससे, कंजम्पशन से। यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकम यहाँ से बढ़ना शुरू हुई, कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हुआ, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब कंजम्पशन उस गति से नहीं बढ़ पाता जिस गति से इनकम बढ़ती है, इसीलिए इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। तो अगर इसको वाई में लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि इसको आय बोलते हैं हम, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम माना जाता है, प्रोडक्ट माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली, ठीक है ना। तो y माइनस सी क्या होता है दोस्तों, सेविंग। जब हमारी इनकम में से हमने कंजम्पशन का पार्ट घटा दिया, मान लो हमारी आपकी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, इस 10,000 रुपये की इनकम में से आपने क्या कर लिया, 8,000 रुपये कंज्यूम कर लिए, ठीक है। तो क्या बचा, 2,000 रुपये बचे ना, वो 2,000 रुपये क्या होंगे, सेविंग ही तो है ना हमारी, सेविंग ही है ना। तो वो 2,000 रुपये कहाँ हैं वो देखिए, वो 2,000 रुपये यहाँ है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या होता है, सेविंग का होता है। आई बात समझ में, इतना डायग्राम था, इसी को क्लियर करना था हमने, प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम में ये डायग्राम बनाना है आपको, इसको एक्सप्लेन करना है, इस पार्ट को बताना है क्या होता है, इस पार्ट को बताना है क्या होता है, ये क्या होता है। 45 डिग्री लाइन का मतलब क्या है, AS को हम इनकम बोलते हैं, ये CC कंजम्पशन कर्व है। O से C तक हमने कंजम्पशन कहाँ से किया, उधार लेकर किया, हमारे पास पैसा नहीं था, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तभी वो भूखा नहीं रहता, उसको खाना मिलता है, ठीक है ना, चाहे वो उधार लेके मिले चाहे कहीं से दान ले, वो अपना जुगाड़ करता है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो ये वो वाली सिचुएशन थी जब दोस्तों इनकम ही जीरो होती है तो सेविंग भी जीरो ही होगी ना। जब इनकम ही हमारी जीरो है तो सेविंग भी जीरो ही होगी। जीरो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। हमारी इनकम जब जीरो है फिर भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, नेगेटिव हो जाता है ना। मान लो आपके पास पैसा एक भी रुपया नहीं है, आपने क्या किया कि आपकी लिहाज है किसी मारुति की एजेंसी के अंदर, आपने क्या करी 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, वहाँ से ले ली, तो वो 10 लाख रुपए क्या हुआ, या तो आपके विश्वास पर दिया उसने कि ये बंदा चुका देगा, या क्या है, लोन है, वो कर्जा बढ़ गया हमारा, यानी हमारी सेविंग थी जो नेगेटिव हो गई। यानी कि जब तक हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा लेते हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होगा। अगर लाख कमाए तो मारुति वाला ले गया, 2 लाख कमाए वो ले गया, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख कमाए 10 के 10 वो ले गया, तो वो क्या थी, नेगेटिव सेविंग होती है हमारी। ओके, ये डायग्राम मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। ओके, आगे रुक करते हैं। देखिए कंजम्पशन फंक्शन के अंदर यही डायग्राम आगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में बनाना है, सेम, कोई फर्क नहीं होगा। चलो देखते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो कंजम्पशन कर्व होता है दोस्तों वो 3 तरह का होता है। कंजम्पशन कर्व, डिफरेंट शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लीनियर कंजम्पशन कर्व विच इज ओरिजिन, यानी एक ऐसा कंजम्पशन कर्व होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। कैसा होता है देखिए, चलो मार्कर दूसरा यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कंजम्पशन कर्व जो होता है ना वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो कहाँ से, ओरिजिन से ऊपर कहीं से भी स्टार्ट कर दें हम, ठीक है ना। मैंने ये बना दिया सी, यहाँ पर लिखा कंजम्पशन। बहुत आसान होती है दोस्तों इकोनॉमिक्स, डायग्राम के ऊपर बेस्ड होती है। डायग्राम समझ में आ गया, सारा चैप्टर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इत्मीनान से आप वीडियो देखते रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट कंजम्पशन फंक्शन के बारे में क्लियर करवा के जाऊंगा। ओके, यकीन रखिए। यहाँ पर दोस्तों हमने ली है इनकम को, ठीक है, ये पार्ट मान लिया हमने ए, ठीक है। OY इनकम है तो कंजम्पशन कितना है, O से लेकर C तक है। ओके, इसके बाद में जब हमारी इनकम बढ़ी, Y यानी जितनी हमारी इनकम बढ़ी है, ये वाला गैप देखिए दोस्तों, ये गैप और इस गैप के अंदर क्या होता है, फर्क होता है ना। B देखने से पता चल रहा है, यही तो, तभी तो कहते हैं ना कि डायग्राम को देखते ही हमें चीज़ें अगर समझ में आ जाती है कि ये कहना क्या चाहता है। बुक के अंदर ऐसे कहानी सी, नोवेल सा लिखा होता है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना, वो समझ नहीं आता। लेकिन डायग्राम से क्या है, हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। डायग्राम को देखते बता देते हैं, अच्छा ये तो कंजम्पशन का है भाई, लीनियर कर्व है ये, जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि यहाँ पर बात करेंगे APC एंड MPC की। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो इसका फार्मूला है वो क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए,
ये इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि कंजम्पशन जो होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे? एक तो C0। C0 क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका यहाँ कर देते हैं काम, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। फिर इसके बाद में क्या बचा, B बचा। B क्या होता है दोस्तों, MPC बोलते हैं इसको। क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। क्लियर? और ये हमें बताइए इनकम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, APC और MPC की बात करते हैं। यहाँ पर APC दोस्तों क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे? APC MPC से। ठीक है, MPC यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, देखिए MPC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, इसका कंजम्पशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, फर्क पड़ता है तो किसका, ऑटोनोमस कंजम्पशन का, C0। ओके, आई बात समझ में, ये ऐसा होता है। दूसरी चीज़, जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हो तो एक टैगलाइन आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी? जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलता है। क्या बोलता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में या जिस गति से हमारी इनकम बढ़ती है उस अनुपात से या उस गति में कंजम्पशन नहीं बढ़ता। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये ऐसा होता है दोस्तों। और ये एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर, कहाँ होता है ये होता है दोस्तों शॉर्ट पीरियड के अंदर। कहाँ होता है? शॉर्ट पीरियड के अंदर। अगर ऐसा कंजम्पशन कर्व कहीं मिलता है और ऑप्शन में शॉर्ट टाइम पीरियड लिख रखा है, शॉर्ट पीरियड लिख रखा, अल्पकाल अगर कहीं लिख रखा है तो वो आपका राइट होगा। अल्पकाल में ऐसा ही होता है कर्व, जहाँ पर APC ज़्यादा होती है MPC से। MPC कांस्टेंट होती है, MPC होती क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होती है। फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पशन का, C0 प्लस BY होता है। ओके, क्लियर कर दूँ इसको, साफ करें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं। क्या लिखा है मैंने, लीनियर कंजम्पशन कर्व विच इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। लीनियर कंजम्पशन कर्व विच इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, समझ आ जानी चाहिए बात इतना बोलते ही। ठीक है, एक्स ओ वाई डैश एक्स डैश एक्स कंजम्पशन, और यहाँ पर इनकम। ठीक है, ये कंजम्पशन कर्व दोस्तों कहाँ से शुरू होगा, ये कंजम्पशन कर्व शुरू होगा ओरिजिन से, जहाँ से हमारी इनकम लाइन शुरू होती है। पहले बनाते हैं क्या, एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व बनाते हैं। देखिए AS इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दूसरा जो कंजम्पशन कर्व है वो बनाते हैं, बिल्कुल इसके नज़दीक से जाता है ये। ठीक है ना, C। ठीक है, ये क्या है, लीनियर कंजम्पशन कर्व है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या बात करनी है दोस्तों, यहाँ पर बात करनी है वही MPC और APC की। यहाँ पर दोनों ही क्या होती है दोस्तों, APC एंड MPC इज कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दोनों ही क्या होती है, कांस्टेंट। इसलिए कैसे लिखते हैं, APC इज इक्वल टू MPC लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C इज इक्वल टू क्या होता है, B
वाई। ये बी क्या होती है, ये होती है दोस्तों MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। एक बात बच गई क्या, कि ये कर्व कौन से टाइम पीरियड के अंदर होता है, कौन से टाइम पीरियड के अंदर होता है, लॉन्ग पीरियड के अंदर। ओके, इतनी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर। ये इनकम लाइन होती है और ये कंजम्पशन लाइन। इनकम लाइन ऊपर क्यों है, कंजम्पशन लाइन नीचे क्यों है, क्यों होता है ऐसा, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ पाता जिस रेट से इनकम बढ़ती है। हम कुछ सेविंग करने लग जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो इसलिए ये कर्व इसके नीचे होता है। और कुछ नहीं है इस डायग्राम में बताने वाला, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वाला करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे वाला जो है वो है नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व। कौन सा है, नॉन लीनियर। चलिए, क्या है दोस्तों, ठीक है, नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व। ये भी दोस्तों क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, विच इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आगे इसको लिख लेना, इतना और लिखना है इसके अंदर। क्या लिखना है, नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व विच इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। कंजम्पशन, और यहाँ पर, ओह यहाँ नहीं लिखना भाई, यहाँ लिखते हैं इसको। यहाँ पर हमारी इनकम है। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले बना लेते हैं इनकम कर्व। ठीक है, जो कहाँ से बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है ना इनकम वाला, तो इनकम स्टार्टिंग में जीरो ही होती है हमारी। आई बात समझ में, ये बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब वैसे ही बनाना है जैसे हमारा स्टार्टिंग वाला जो लीनियर कर्व था ना, वैसे ही। देखो कैसे, ठीक है, हुआ क्लियर। ये दोनों कर्व बना दिए, अभी नॉन लीनियर होते हैं ये। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा नहीं होती, बस यही बात होती है। ठीक है ना, वहाँ पर क्या था, लीनियर कर्व था, यहाँ पर नॉन लीनियर है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कोई ए। ओके, अब हमारे को क्या बताना है दोस्तों, अब हमारे को यहाँ पर बताना है क्या, ये बताना है कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन कितना होता है, ओ से लेकर सी तक होता है। स्टार्टिंग में तो बता ही दोगे ना, ओ एक्स एक्सिस पर इनकम ली है, ओ वाई पर हमने कंजम्पशन लिया है, इतने तो आप समझदार बच्चे हो, ठीक है ना, इतना तो एक्सप्लेन कर ही लोगे। मेन बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब इनकम जीरो है, इनकम यहाँ से स्टार्ट हुई तो कंजम्पशन कितना है, ओ सी। इसलिए जब कंजम्पशन, ये वाला पार्ट जो है ना दोस्तों, क्या बताता है हमारे को, ये वाला पार्ट क्या बताता है कि यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है किससे। ठीक है,
जब जब हमारी इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो हमारी सेविंग क्या होती है दोस्तों? सेविंग क्या होती है हमारी? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव सेविंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो कर्व होता है ये कौन से पीरियड के अंदर होता है? ये होता है दोस्तों शॉर्ट पीरियड के अंदर। कहाँ पर होता है? शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है ये। ओके, ठीक है। और जो इकोनॉमिस्ट थे जेम केन्ज, कौन थे? जे.एम. केन्ज, उनके अनुसार उन्होंने जो समर्थन किया था ना, वो इस कंजम्पशन कर्व का दिया था कि उपभोग जो होता है वो इस तरीके से होना चाहिए भाई। ठीक है। दूसरी चीज, जो केन्ज के समर्थक थे, केन्ज के जो अनुयायी थे, केन्ज को फॉलो करने वाले थे, केन्ज को जो आइडल मानते थे, वो लोग जो थे ना, वो कहते थे कि जो लीनियर कंजम्पशन कर्व होते हैं ना, जो लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर नहीं, लीनियर जो होते हैं, वो उनका समर्थन करते थे। आई बात समझ में? यानी कि केन्ज तो समर्थन करता था इस प्रकार के कर्व का, केन्ज कहता था कि ये होना चाहिए, और जो केन्ज को चाहने वाले लोग थे, जो केन्ज को चाहने वाले इकोनॉमिस्ट थे, जो उनको फॉलो करने वाले थे लोग थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि कंजम्पशन कर्व क्या होता है? लीनियर, लीनियर होना चाहिए। ओके, वही बात क्लियर। अब दोस्तों दो चीज़ें बचती है, क्या क्या? एक तो एपीसी और एक एमपीसी। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही ना तो एक दूसरे से छोटी होती ना बड़ी होती, समझ में आई बात? दूसरा, ना यहाँ पर दोनों कांस्टेंट होती। ठीक है, दोनों यहाँ पर डिक्लाइन होती है, यानी कि कम हो रही होती है। एपीसी भी गिर रही होती है और एमपीसी भी गिर रही होती है। ठीक है ना, एपीसी और एमपीसी का मीनिंग आपको मैं अभी क्लियर करूँगा थोड़ी देर में। ठीक है ना, ये दोनों क्या होती है? दोनों गिर रही होती है, लेकिन जो एमपीसी होती है वो एपीसी से ज़्यादा तेज़ी से कम होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि एमपीसी का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट का कम होना, है ना। एमपीसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? यानी कि हमारे एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट का हमने कंजम्पशन कर लिया, उसका करने से हमारी जो उपयोगिता है उसके ऊपर, उसमें क्या ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ा है उसके ऊपर। ठीक है, हमारी यूटिलिटी बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुई है, वो होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है ना, तो एमपीसी होती है एक सिंगल यूनिट के लिए, और एपीसी होती है पूरी होल, एवरेज होता है पूरी फर्म का, पूरे लोगों का एवरेज होता है। यानी कि ये कम तो दोनों ही हो रही होती है। ठीक है ना, लेकिन यानी अगर इस तरीके से बनाएं एपीसी और ठीक है, यानी कम दोनों ही हो रही होती है, लेकिन पहले कम कौन सी हो जाती है? ये वाली। ठीक है ना, ये वाली पहले कम होती है। ठीक है ना, एमपीसी पहले कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो ये इतना था दोस्तों इसके अंदर। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, या हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग प्रवृत्ति हमने पढ़ लिया था ना, कि एक ऐसा शेड्यूल होता है जो डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर डिफरेंट कंजम्पशन लेवल को बताता है, वो क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। ठीक है, उसके फिर आगे काइंड से आगे टाइप है उसके। ठीक है ना, वो टाइप देखिए। सबसे पहले क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले क्या लिखा? एवरेज कंज्यूम, यानी एपीसी क्या होती है? ये
ये होती है हमारा जो टोटल कंजम्पशन होता है और हमारी टोटल इनकम होती है, उन दोनों का अनुपात होता है। यानी कि हमारा जो कुल उपभोग और कुल आय, उन दोनों का जो अनुपात होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। क्लियर? इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं मार्जिनल की, यानी MPC। ये क्या होती है दोस्तों? MPC क्या होती है? MPC का मतलब क्या होता है कि हमारी इनकम में चेंज आने के बाद में हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, जो कौन बताता है? MPC बताती है। यानी इनकम में जो चेंज आया और उसके कारण कंजम्पशन में जो चेंज आया, उसके प्रपोर्शन को कौन बताता है? MPC। क्लियर? मीनिंग क्लियर है दोनों की? अब दोनों की टेबल और डायग्राम देख लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं APC का। APC का यहाँ पर टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। इनकम, ठीक है, और उसके बाद में कंजम्पशन, ये भी रुपए के अंदर है, और यहाँ पर APC, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर लिखते हैं क्लियर? क्लियर हुई बात? ये टेबल है। अब क्या निकालना है? APC। फॉर्मूला क्या होता है APC का? यानी C/Y होता है। ये क्या है? C है, और ये क्या है? Y है। तो C/Y मतलब यहाँ पर 80/100 क्या आएगा? 0.8। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 0.5। क्लियर होगी बात? ठीक है, टेबल बन गई। अब बनाते हैं डायग्राम। y डैश x डैश, यहाँ पर कंजम्पशन, यहाँ पर इनकम। जब इनकम पहले लिख लेते हैं, इनकम कितनी है? 100-200। यहाँ पर ठीक है 40, 80, 100 कंजम्पशन ले लिया, इनकम ले ली। अब देखिए बनाइए, जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन कितना है? 80 है। जब इनकम कितनी है? 100 है, तो कंजम्पशन कितना है? 80 है। यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या लिख देंगे? ऐसे 0.8। ओके, अब देखिए आगे, जब इनकम हमारी 200 रुपये हो गई तो कंजम्पशन कितना है? जब इनकम हमारी 200 रुपये है तो कंजम्पशन कितना है? 100 का है ना। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर भी लिख दीजिए B पॉइंट और उसके ब्रैकेट में 0.5। क्लियर? ये टेबल थी किसकी? APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, ठीक है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? C/Y होता है। ओके, क्लियर?
ठीक है ना। यहाँ पर इनकम ली, यहाँ पर कंजम्पशन लिया। जब इनकम 100 रुपये थी तो कंजम्पशन कितना था, 80 रुपीज़ था, 20 रुपये की बचत हो रही थी, ठीक है ना। तो ये आ गया, APC निकाल दी हमने। MPC आगे क्या था, इनकम जब हमारी 200 रुपये हो गई तो कंजम्पशन कितना हो गया, 100 रुपये, यानी कि कितना बच गया, 100 रुपये। 100 हमने सेव कर लिया, तो एवरेज कितनी हुई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुई कि हमारी इनकम में से हम आधी खर्च कर देते हैं, आधी को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या है 0.8% तो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और 0.2% क्या कर लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं। ओके क्लियर। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों MPC। यहाँ पर लिख देते हैं MPC 300 और यहाँ पर क्लियर। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। पहले हमारी इनकम कितनी थी, पहले हमारी इनकम कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब कितनी होगी, 200। तो कितना चेंज आया, 100 रुपये का ना, कितना चेंज आया, 100 रुपये का। यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि पीछे वाला गैप हमारे पास दिया नहीं हुआ, तो ये ऐसे आ जाएगा, इन दोनों का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 200 में से 100 रुपये गए, कितने बचे, 100, सॉरी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं ना, कंजम्पशन की बात करेंगे तो 100 में से 80 गए, कितने बचे, 100 में से 80 गए, कितने बचे, 20 बचे ना। 100 में से 80 गए, कितने बचे, 20। और 200 में से 100 गए, कितने बचे, 100, यानी 20/100 आ गया, 20/100 आ गया। यहाँ पर क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इनके बीच का जो चेंज है ना डेल्टा C, वो कितना है, 20 रुपीज़ है, ठीक है ना। इस 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.2 आ जाएगा। ये क्या आई MPC किसके सामने लिखना है, इसके सामने 0.2, क्लियर। अब क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। जब इनकम 200 थी तो वो 300 हो गई। यहाँ कितना चेंज आया इन दोनों के बीच में, 100 रुपये का। यहाँ कितना चेंज आ रहा है, यहाँ कितना चेंज आ रहा है, 100 से 120, कितना, यहाँ 140 कर देते हैं। कितना चेंज आया, 140 हो गया हमारा कंजम्पशन, कहाँ से, 100 से, ठीक है ना। 100 से 140 हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 140 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40। 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना आएगा, 0.4। ये क्या आ गई दोस्तों, 0.4, क्लियर। इसी तरीके से डायग्राम बनाना है, देखिए कैसे बनाते हैं डायग्राम। कंजम्पशन और यहाँ पर इनकम। ओके अब देखिए कितना है, इनकम 100, 200, 300 है, तो यहाँ सीधा ही लिख लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300। ओके कंजम्पशन कितना है, 40-40 का गैप आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40, यहाँ पर 80, यहाँ पर 120 और यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं 100, क्योंकि 100 चाहिए हमारे को, ठीक है। और 120 के बाद में 40, ये कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं 140। ओके ये हमने बना लिया, 40-40 का गैप लेके बना लिया। ये बीच में 2 नंबर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमारे को, इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले टेबल को बनाना है, इसको भूल जाइए एक बार। जब हमारी इनकम 100 थी तो कंजम्पशन कितना था, 80 था। जब हमारी इनकम क्या थी, 100 थी, इनकम हमारी 100 थी तो कंजम्पशन कितना था, 80 था।
यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, आगे देखिए, जब हमारी इनकम 200 थी तो कंजम्पशन कितना था? 100 था। जब इनकम 200 थी तो कंजम्पशन कितना था? 100 था। ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरा देखिए दोस्तों, जब इनकम 300 थी तो कंजम्पशन कितना है? 140। जब इनकम कितनी है? 300 रुपये है तो 140। ठीक है, ये तीनों लेवल बन गए हमारे। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या करना है? मिला देना, बाद में मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या आया था हमारा? सबसे पहले चेंज देखना है। यहाँ पर देखिए डेल्टा सी कितना आया? 80 था, 100 हो गया, कितना बन गया? 20। ओके, ये चेंज देखिए, 100 था, 200 हो गया, डेल्टा वाई कितना आ गया? 100 आ गया। और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, एमपीसी निकालेंगे, तो 20/100 करेंगे तो क्या आएगा? 0.2। इस ए पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं आगे वाली बात, यानी कि अब यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया वो देखना है। कितना चेंज है? 100 से 140। कितना चेंज है? डेल्टा सी कितना है? 40। ओके, और अब यहाँ से यहाँ देखना है कितना चेंज आया है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना है? 100, क्योंकि 200 से 300 हुए ना, तो 300 में से 200 गए, कितने बचे? 100। अब इन दोनों से निकालना है, यानी 40/100 करके देखेंगे तो क्या आएगा? 0.4। यानी कि ये पॉइंट हो गया बी, और यहाँ पर क्या है? 0.4 एमपीसी हमारी। अब क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये क्या है दोस्तों? कंजम्पशन कर्व आ गया हमारा। क्लियर? ऐसे करना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एक ही टॉपिक बचता है इसके, सॉरी एक नहीं, 2 टॉपिक बचते हैं। कौन सा है? एक तो है प्रोपेंसिटी टू सेव, और एक है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। चलो जल्दी जल्दी इनको भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? ये यानी एक ऐसा शेड्यूल होता है जो हमें बताता है कि डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर डिफरेंट कितनी सेविंग हमने की है। डिफरेंट इनकम लेवल पर, जैसे यहाँ बढ़ा के देखें, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। ठीक है, इनकम 100 रुपये, 200, 300, 400। यहाँ पे हमने कर दिया 80, 120। ठीक है, कितना सेव हुआ? 100 में से 80 गए, 20, 200 में से 120 गए, 80, 300 में से 160 गए, कितने? 140, और 400 में से 240 गए तो 100। क्लियर? ये जो चीज़ शो कर रही है, यानी कि डिफरेंट, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, 4 लेवल हैं। चारों लेवल के ऊपर सेविंग कितनी कितनी है? इतनी, 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 इतनी। ये हमें कौन शो करता है? प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एक ऐसी टेबल जो हमें ये बताती है कि डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर डिफरेंट सेविंग कितनी है। ओके, अब देखिए आगे दोस्तों, ये भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एपीसी और
APS और MPS। ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है S/Y, यानी कि सेविंग और कुल बचत और कुल आय, टोटल सेविंग और टोटल इनकम का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। ओके, इसमें इतना ही लिखना है। फिर इसके बाद में इसकी बात करते हैं MPC की। ये क्या होता है? डेल्टा S/डेल्टा Y, यानी कि इनकम में चेंज आने से सेविंग में जितना चेंज आया है उसको क्या बोलते हैं? उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? MPS बोलते हैं। ओके, ये इतना ही करना है इसके अंदर। फिर इसके बाद में दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS, किसकी बात करनी है? बिटवीन इसकी बात करनी है दोस्तों, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, रिलेशनशिप हमारे को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो इनकम होती है, ना, वो दो चीज़ों से मिलके बनती है। कौन कौन सी चीज़ों से? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। मान लो मेरी इनकम क्या है? 1000 रुपये है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या कर दिया? दो ही पार्ट होते हैं इनकम के, कंजम्पशन और सेविंग। या हम कंजम्पशन करते हैं या हम सेव करते हैं। या दो पार्ट कौन से होते हैं? C+I भी होता है। ओके, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेविंग लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो 1000 रुपये इनकम थी, उसमें से मैंने 800 रुपये खर्च कर दिए, क्या बचा? 200 रुपये। ठीक है, ये क्या है? मेरा C है, ये क्या है? मेरा S है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। ये मेरी इनकम थी। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे को यहाँ पे इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ना, वहाँ पर पहुँचना है हमारे को। ठीक है, कैसे पहुँचेंगे? यहाँ पर क्या है? ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को दोस्तों Y से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? Y से। देखो क्या आता है, Y से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, क्या आया? 1। इधर क्या आया? C/Y क्या होता है? APC होता है ना। ठीक है, प्लस S/Y क्या होता है? APS होता है ना। यही हमारे को निकालना था यहाँ पर। ये रिलेशन होता है APC और APS में, दोनों को टोटल करें तो 1 आता है। अब देखिए, अब हमारे को APC निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 - APS हो जाएगा। अगर APS निकालना हो तो क्या होगा? 1 - APC हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। ओके, इसी तरीके से हमारे को रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS, इन दोनों में भी रिलेशन हमारे को बताना है। अभी हमने इनकम की बात की थी, क्या? Y = क्या होता है? C+S होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूँ, चेंज इन Y = चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, तो कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, क्योंकि चेंज में है सारी इक्वेशन। अब क्या करें? ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दें डेल्टा Y से। इसको डिवाइड किया डेल्टा Y से = इसको डिवाइड किया डेल्टा Y, इसको डिवाइड किया डेल्टा Y, ये कट गया, क्या हुआ? 1। डेल्टा C/डेल्टा Y क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? MPC प्लस डेल्टा S/डेल्टा Y क्या होता है? MPS। ये रिलेशन होता है दोस्तों MPC और MPS के बीच में। अब मान लो हमारे को MPC निकालना है, 1 - MPS आ गया। अगर हमारे को MPS निकालना है तो क्या आएगा? 1 - MPC आ जाएगा। क्लियर? तो ये रिलेशन था। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सिंपल सा एक ही लाइन के अंदर डिफाइन हो जाएगा। क्या होता है
कि केंज के अकॉर्डिंग इनकम और कंजम्पशन दोनों के अंदर इंक्रीमेंट होता है, यानी कि केंज के अनुसार क्या है, आय भी बढ़ती है और उपभोग भी बढ़ता है। आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में हमारी इनकम बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। समझ में आई बात। यानी कि जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है उससे कम अनुपात में क्या बढ़ता है, कंजम्पशन। उसको क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। इसमें डायग्राम दोस्तों वही बनाना है जो हमने पहले बनाया था। कौन सा डायग्राम, देखिए यहाँ पर कंजम्पशन एंड सेविंग को लिया है मैंने, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इनकम को। एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, इनकम को ले लिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे को इनकम लाइन बनानी होती है, तो इनकम लाइन बना देंगे। या वाई, ओके क्लियर। अब हमारे को क्या बनाना है, यहाँ पर कंजम्पशन लाइन बनानी है। कंजम्पशन लाइन कैसे बनती है दोस्तों, देखिए सी सी, ओके। ये हमारी इनकम है वाई। अब बनाना है आपको दोस्तों सेविंग कर्व। सेविंग कर्व बनाना है तो कैसा होगा सेविंग कर्व, ओके। इस तरीका का क्या होगा, सेविंग कर्व होगा। ये एस, ये एस, ठीक है। अब इसमें 3 लेवल बताने हैं हमारे को, इनकम के अलग अलग लेवल बता देंगे भाई। ये क्या है, Y1 हो गया, ये Y2 हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया D, क्योंकि C तो हमारे पास ये है ना। इसको नाम दे दिया मैंने E यहाँ तक, इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया G, ओके। इन सबको नाम दे दिए हमने। सारे कर्व का मैंने पहले समझा रखा है आपको, क्या क्या कर्व है, कौन कौन से हैं, ओके। अब बताना है जनरली जब हमारी इनकम 0 होती है तो हमारा कंजम्पशन जो है वो क्या होता है, इतना होता है। इतना होता है। ये क्या क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, डिस सेविंग बोलते हैं। यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग बोलेंगे। इसको भी डिस सेविंग बोलेंगे या नेगेटिव सेविंग बोलेंगे। यानी कि ओ से लेकर ए तक जो है वो हमारी इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस लेवल के अंदर यहाँ पर क्या है, जो कंजम्पशन है हमारा वो ज़्यादा है, किससे, हमारी इनकम से। यानी कि हम या तो उधार लेके खर्च कर रहे हैं, या हम क्या है, जो हमारी पीछे की कोई बचत पड़ी है, मान लो हमने सेव कर रखे हैं पैसे, उनका यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बचत नहीं हो रही, नेगेटिव सेविंग है यहाँ पे, ठीक है। 0 इनकम लेवल पर भी हमारा कंजम्पशन कितना है, OC के बराबर है, ठीक है ना। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, OY जब हमारी इनकम बढ़ी तो ये पॉइंट क्या बताता है, जब हमारी इनकम OY हो जाती है ना तो हमारी सेविंग, यहाँ पर लिखिए ऑन पॉइंट A क्या बताता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, सम विच्छेद बिंदु। यहाँ पर क्या है, इनकम इज इक्वल टू
कंजम्पशन। जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, यानी कि इस पॉइंट ए के ऊपर सेविंग कितनी है, 0। समझ आई बात? ओके। इसके बाद में देखते हैं, जैसे ही इनकम हमारी बढ़ जाती है, जैसे ही क्या होता है, इनकम आगे बढ़ती है। कितनी बढ़ी? इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बढ़ी, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या बताता है दोस्तों, ये हमें ए से बी तक क्या होता है, हमें सेव होता है, कुछ ना कुछ सेव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ए से बी के बीच में जो ये वाला पार्ट मैंने बढ़ाया है ना, ये क्या होता है, यहाँ पर इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकम लाइन ऊपर है, सेविंग लाइन और कंजम्पशन लाइन नीचे है। यानी कि केन्ज क्या कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से इनकम बढ़ती है। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सेविंग। वो कहाँ शो करेंगे, वो यहाँ वाई से ई तक, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेविंग। क्लियर? अब इसके बाद में दोस्तों इनकम और बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़कर y1 से y2 हो जाती है। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर और ज़्यादा गैप आ जाएगा, यानी ये क्या है, और ज़्यादा गैप आ जाए। जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाएगी गैप आता जाएगा इन दो कर्व के बीच में। ये क्या दिखाता है, ये बताता है कि सेविंग बढ़ रही है। अब यहाँ पर सेविंग कितनी है, देखिए यहाँ पर सेविंग कितनी है, ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, सेविंग। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सेविंग। यानी कि ये जो लेवल है यहाँ पर क्या है, y1 से y2 तक क्या होता है, इनकम बढ़ने की जो रेट होती है ना, इनकम बढ़ने की जो रेट होती है वो क्या होती है, सेविंग के बढ़ने की रेट से कम हो जाती है। क्या हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई, या इनकम लिख दूं मैं यहाँ पर, इनकम बढ़ने की जो रेट होती है ना, उससे सेविंग बढ़ने की जो रेट होती है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इस लेवल में y से y तक इनकम बढ़ी, तब क्या होता है, इस टाइम इनकम बढ़ने की जो रेट होती है वो सेविंग से ज़्यादा होती है। ओके, इतना ही बताना है आपको इस डायग्राम के अंदर। ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है कंजम्पशन फंक्शन का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है ना, अच्छे से पता है मुझे। अगर नहीं भी आया किसी बच्चे को तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी वीडियो देखो मेरी तो कॉपी पेन पास में लेकर बैठा करो, देखा करो डायग्राम कैसे बन रहे हैं, क्या क्या उनकी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होते हैं, डायग्राम सबसे मेन होते हैं, उसको समझते ही हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर कैसा लगा आपको, समझ में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये फ़ायदा आगे भी पहुंचाइए अपने दोस्तों में। ठीक है ना, जो इकोनॉमिक्स के ग्रुप है उनके अंदर सेंड कीजिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन ग्रुप्स के अंदर इन वीडियो को सेंड कीजिए। ठीक है ना, तो ये इतना तो दोस्तों कर ही सकते हो कि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। ठीक है ना, कुछ गवा के नहीं जा रहे, कुछ लेके जा रहे हो। जब ये 30-40 मिनट की वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर आएगा, और अच्छा आएगा, बुरा नहीं आएगा। ठीक है ना, जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो आएगी। ठीक है ना, ओके दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए। और वीडियो को दोबारा कह रहा हूँ कि शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू।